हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 में 8 दिसंबर में आए हुए क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद कई सारे यूट्यूब चैनल्स, साथ ही साथ बहुत सारे एनालिसिस और बच्चों के देखने के बाद मैंने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। क्वेश्चंस हर किसी को पूरा याद नहीं रहता, लेकिन जो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, जिसको जो आंसर बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, वो क्वेश्चन उन्हें याद रह जाता है, जिसके कारण वो बता पाते हैं कि मेरे इससे ये क्वेश्चंस नहीं बन पाया, जिसके कारण मैं उन क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और इसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने वाले शिफ्टों में या अगर आपके आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उसमें डायरेक्ट रिपीट हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस भी आ रहे हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है, महेश ने बैंक से 3100 रुपये निकाले, उसे 50 रुपये और 100 रुपये मूल्य वर्ग के 34 नोट मिले, तो उसे 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। जैसे आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप ये मान लें कि 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स है, ठीक है। तो 50 रुपये नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 रुपये नोटों की संख्या 34 माइनस एक्स, और ये 50 वाला है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान के चलते हैं 50 रुपये वाले नोटों की संख्या एक्स है, तो इतने रुपये 50 रुपये वाले नोटों से होंगे। उसके बाद 34 माइनस एक्स, इससे 100 रुपये वाले नोट्स की संख्या 100 रुपये के नोट से कितने रुपये बनेंगे, और टोटल कितना रुपये है 3100। यहाँ से सॉल्व करेंगे 50, और ये इसके साथ आएगा तो माइनस, तो माइनस 50x मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस 3400 बराबर 3100। जब इसमें से ये वाला साइड माइनस हो जाएगा तो माइनस 50x इज इक्वल टू 300। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस होगा, जिसका माइनस माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू कटाएंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, 50 6 का 300। ये आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कल्पना और सुधा एक ही परीक्षा में 656 अंक और 697 अंक प्राप्त हुआ। यदि कल्पना ने 32% अंक प्राप्त किए तो सुधा ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यानी कि 656 अंक का वैल्यू कितना है, 32%। तो आपसे पूछा क्या है, 697 का वैल्यू पूछा है। तो इसको आप ऐसे, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32/656, और 697 का वैल्यू इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये देखिए 8 का मल्टीपल दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, 8 चौका 32, 8 8 64, 8 दूनी 16, 4 दूनी और ये 41। अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आंसर होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई भी जरूर होगा, ठीक है। अब इसको कटाते हैं, 41 एक 41, बच कितना गया 28, और 7 बार में चला जाएगा, यानी कि 17 दूनी 34 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस तरह क्वेश्चंस के लिए आपको जाना है, बस ये आसान क्वेश्चंस भी हैं आए हैं, लेकिन अगर आपको अप्रोच पता है तो दिक्कत नहीं होगी। मैंने इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी डाले हैं, जो बच्चों ने बताया कि उनसे नहीं बन पाया था एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को भी रखा है, बस आप पेशेंस के साथ लास्ट तक देखते रहें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला एक त्रिज्यखंड, नहीं 3 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 3 नंबर। 14.3 सेंटीमीटर व्यास वाले एक त्रिज्यखंड का चाप वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको पता है कि जो त्रिज्यखंड होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसे सर्किल है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आपको इसी का एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 120 बटा 360, यहाँ पे व्यास डी दिया हुआ है 14, तो आर क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। आपको पता है जब आर 7 होता है तो ये कितना हो जाता है 154, वैल्यू रख के भी निकालेंगे तो 154 आएगा, भारतीय 36, यानी कि 154/3 आपका आंसर हो जाएगा। 154/3 आंसर दिख नहीं रहा तो आप डी नंबर आंसर को बना लेंगे, हो सकता है
टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे बोला गया नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा समतुल्य। काफ़ी आसान है, ये दिख रहा आपको। इस फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। लेकिन मैं डायरेक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यानी कि हमको पता है कि एक ए क्यूब है, एक ए क्यूब है, दूसरा बी क्यूब है। कौन सा किसका क्यूब दिख रहा है यहाँ पे हमको, 216 6 का क्यूब दिख रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स के साथ होना चाहिए। ये दोनों में से अब क्या है कि 343 दिख रहा है, इसके देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये 7 का क्यूब है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा, आपका ये आंसर हो जाएगा। इससे पता चलेगा 216 हो गया, 343 हो गया। पूरा बैठाएंगे तो पूरा निकल जाएगा, बट पूरा करने की आवश्यकता है नहीं, बस देख के आपको एक ही नज़र में इसका आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो बेलन की ऊंचाई 110 से 10 है, तो त्रिज्या क्या है। इसको कैसे करेंगे, आपको पता है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और क्या बोला, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस r। इसका क्या है, आधा है, इसका आधा है। अब यहाँ से आपको पता है कि ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए h प्लस r इज इक्वल टू 1/2 होता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखते तो आप इतने से में भी कर सकते थे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 102 प्लस r इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखेंगे इससे चला जाएगा, गुना हो जाएगा, 204 माइनस 102 बराबर r। तो r कितना आ जाएगा, ये भी 102 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है आपको याद रखना है, VVI है, इससे आपका क्वेश्चन 10 सेकेंड भी नहीं लगता, हो जाता। फिर भी अगर बेसिक क्लियर है तब भी आप इसको ईजिली कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयत के परिमाप और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 98 है तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, आयत का परिमाप बोला कितना है, 3:1, तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ इतना सा देख के भी आंसर किया जा सकता था 3 का मल्टीपल। लेकिन इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, और इसकी चौड़ाई ये B, ये दिया हुआ है 3:1। और क्या दिया हुआ है आपको, L × B दिया हुआ है 98। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2L + 2B इज इक्वल टू, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3B, तो 2L इज इक्वल टू क्या हो गया, B हो गया। यानी कि L और B का अगर रेशियो निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 2L + 2B, यहाँ से 3 ये साइड चला गया तो 2, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये 3B, ये 2B, यहाँ से आया तो 1B। तो L अगर 1 है और ये 2 है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट ऐसा ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया L1 और B 2। हालांकि ये डाटा इस तरह का सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबाई 1 और चौड़ाई 2 ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबली नहीं है। बट फिर भी अगर मैं मान के चलता हूँ ये x है, ये x है, तो ये 2x है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे रखूँगा तो 2x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 98। तो x स्क्वायर इक्वल टू 49 और x इक्वल टू 7। अब हमें पता चल गया लंबाई कितना हो जाएगा 7 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 14, और पेरीमीटर कितना निकलता है, लंबाई चौड़ाई को जोड़ते हैं, 2 से गुना करते हैं, ये यहाँ पे रखा मैंने, तो 21 दूनी 42। आपका आंसर तो आ गया। ठीक है मेरे भाई, लेकिन मैंने आंसर यहाँ इतना सा पढ़ देख के भी लगा दिया था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
हालांकि ये डाटा इस तरह का है कि कभी भी लंबाई 1 यूनिट और चौड़ाई 2 यूनिट नहीं हो सकता है, ये उल्टा होना चाहिए, बट ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे भी आए हुए हैं तो आपको करके जाना है, ठीक है। एक समबहुभुज के अंतःकोण और बाह्यकोणों के बीच का अंतर 140 है, तो बहुभुज की संख्याओं ज्ञात करें। बहुत अच्छी बात है। आपको क्या दिया है, बहुभुज के अंतःकोण, अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच का अंतर 140 दिया हुआ। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है ना, हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक। वो आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, दो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 320, 320, यानी कि इंटीरियर एंगल कितना आ गया आपका 160 डिग्री। या तो आप इंटीरियर एंगल से अगर साइड निकालने का फॉर्मूला जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 20। अब अगर एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360/n, n यहाँ नंबर ऑफ साइड है। आपको निकला क्या 20, 360/n, ये कितना चला गया 18 बार में, तो n की वैल्यू कितना हो गया 18, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने दिया हुआ क्या था, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस 140 दिया हुआ था, दोनों का सम जानते हैं हम लोग कि 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, 2i = 320 आ गया, तो i = 120, तो एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री, और हमें पता है कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल बराबर 360/n होता है, तो वैसे हमने इसको सॉल्व कर कर आंसर निकाल लिया, ठीक है मेरे भाई, आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति दो खंभों के बीच खड़ा है। ये क्वेश्चंस कंफर्म है कि आए ही थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल से पता किया तो पता हाँ कि यही आया हुआ था। इसमें क्या है कि दो व्यक्ति एक खंभों के बीच खड़ा है, मान के चलते हैं एक आदमी यहाँ पर है, वो खड़ा है, और प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 45 और दूसरे की 60 है। खंभे द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री खंभे के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान के चलते हैं ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक खंभा यहाँ पर है और एक खंभा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से एंगल और यहाँ से एंगल बनेगा, तो जो जो एंगल बड़ा होगा वो साइड भी बड़ी होगी, तो यानी कि अगर 60 डिग्री इसको हम मानते हैं तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, बड़ा साइड 60, और दूसरा अगर इसको हम 30 डिग्री मानते हैं तो ये साइड कितना हो जाएगा 45। एक मिनट दोस्तों, ये बड़ा क्यों हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मिटा लें इसको। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे करके रहता दिया हुआ, यहाँ एक मिनट, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ आपको। अगर ऐसे दिया हुआ है, यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री होता है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। अगर यहाँ 45 डिग्री होता है तो ये 1 होता है, क्योंकि यहाँ भी 45 बनता है, ये 1 होता है, और ये 2 होता है। √2 नहीं, सिर्फ यहाँ पे √2 नहीं होता है, सॉरी, और यहाँ पर √2 होता है, ठीक है। आपको ये बात तीनों याद रखनी है। अब इसी पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। 60 डिग्री के सामने मैंने क्या बताया आपको, ये √3 होता है। अगर √3 का वैल्यू कितना है 60 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 60/√3। अगर 45 के सामने 30 के सामने 45 है, इसका वैल्यू क्या होगा 45√3, ठीक है मेरे भाई। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप पे डिपेंड करता है, तो 20 60/√3। ऑप्शंस में एक क्वेश्चन इसमें करेक्ट कर लें थोड़ा सा आप, क्या करेक्ट करें, ये 45 डिग्री है, ये 45 होगा तब आपका आंसर सही आएगा।
45 में मैंने क्या बताया, ये 1 होता है तो ये भी 1 होता है, जिसके कारण यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये 45 होता है तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक 60√3, 60√3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3√3 ऊपर चला जाएगा, √3 से नीचे 3 आ जाएगा, जिसके कारण 20√3। फिर भी आंसर पूरा पूरी नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, ये आपका आंसर होना चाहिए। आपको पता है ये ऑप्शन शायद सही ढंग से मैं सेट नहीं कर पाया, तो क्योंकि क्वेश्चंस का लैंग्वेज पता होता है, ऑप्शंस वगैरह सारे चीज़ अपने से खुद से बनाना पड़ता है, जिसके कारण हो सकता है कभी कभी ऑप्शन मैच ना करे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस, और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, इसमें जैसे बोला गया कि एक किसी कार्य को 1/4 अगर 15 दिन में करता है तो पूरा 1/4 अगर 15 दिन में करता है तो आपको सीधा करना क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई से कर देते हैं तो पूरा काम वो 60 दिन में करेगा। ठीक है, बी 3/5 काम करता है तो 3 से 5 15 कटाएंगे तो 5 बार 3/10 दिया हुआ है, ये 15। तो आपको मन में मन ही इसको 5 से कटा के इसको गुना, ये 50 दिन में करता है, दोनों साथ करते हैं तो हम टोटल यूनिट मान लेते हैं कि दोनों का एलसीएम मान लेते हैं 300 है, तो ये 5 और ये 6, ये 5 यूनिट कर रहा है, ये 6 यूनिट कर रहा है। ठीक है, यदि दोनों 2 दिन साथ काम करते हैं तो 2 दिन कितना काम करेंगे, 11 यूनिट, 11 दिन 22 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी मिलकर करेंगे। उसके बाद सी शेष काम को बचे कितना जाएगा काम, 300 बटा 300 में से 22 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 278। ठीक है, अब इसको कौन कर दे रहा है, सी 8 दिन में, तो सी की इफिशियंसी यहाँ से आ जाएगी कि सी कितने दिनों में, सी की इफिशियंसी क्या है। ठीक है, अब चूंकि ये कटता हुआ नज़र आ रहा है क्या, ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो यहाँ से आप 4 करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे 139, ये आपका सी की इफिशियंसी आ गई। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट आप कर सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसका आंसर एक बार में नहीं आ रहा था। अब बोला कि पूरा काम को सी अकेला कितना दिन में करेगा, पूरा काम है कितना 300, सी की इफिशियंसी कितनी है 139, क्योंकि डिवाइड में तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, एक यात्रा का 1/3 भाग, एक जो है आदमी है वो यात्रा का 1/3 भाग 67 किलोमीटर से तय करता है, अगला 1/3 66 से, और शेष 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, तो उसकी पूरी औसत चाल ज्ञात करें। आपको पता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन आपको 1/3 भाग बोला और फिर एक अगला 1/3 इस तरीके से चलता जा रहा है, तो आप अपने मन से डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डाटा कुछ अलग टाइप का, इसलिए मैं सीधा 3 यूनिट ही मान लेता हूँ डिस्टेंस। एक मिनट, मैं डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ 3, टोटल डिस्टेंस मैंने 3 मान लिया। ठीक है, पहला 1/3 तीन एक वाला भाग जो है 67 से, अगला 1/3, फिर 1/3 जो बचा ये कितने से जा रहा है 66 से, और शेष फिर से 1/3 ही बचेगा, ये कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव आएगा, 67 गुना 66 गुना 17। ये क्वेश्चन जानबूझ कर ऐसा पूछा ही गया है कि ये 3 ऊपर चला जाएगा। अब देखेंगे सारा प्राइम नंबर है, इस तरह क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसके पास एग्जाम हॉल में टाइम बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव हैं। अब देखें ये इसका एलसीएम हो जाएगा और ये 3 है ऊपर में, तो जैसे 66 आपको इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे करना होता है, 66 गुना 17 कर लीजिए आप, फिर ये 66 इसमें है तो ये दोनों को कीजिए, 67 गुना 17 कीजिए, फिर 17 है तो 67 गुना 66 कीजिए, यानी कि 3 हो गया। अब देखिए कितना कैलकुलेटिव है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखाएगा, फिर उसके बाद यहाँ लिखाएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
आप इसका सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन आंसर आपका क्या इतना आया था वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मैं आपके लिए लेके आऊँ कि आपको इस तरह क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैंने तरीका आपको बता दिया कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि तीनों नंबर काफ़ी बड़े बड़े हैं, आप डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं मान सकते हैं, उससे फिर दिक्कत होगी, ठीक है। आपको कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन देखें, आपको नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है, ये नंबर ऐसे ही हैं, ठीक है, इस नंबर का कोई मतलब नहीं है। एक आयत का परिमाप और चौड़ाई का अनुपात, परिमाप और चौड़ाई का अनुपात। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।